नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का वाचन कर रहे थे। मूल पुस्तक का वाचन हो रहा है और ये आज चौथी क्लास है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि क्रमवार रहेगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। और अगर ज़रूरी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर मुझसे कुछ सुधार की आवश्यकता है मुझ में, तो मैं उस टिप्पणी के माध्यम से अपने में सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दूसरा तक इसके पहले तक का वाचन हो चुका था, आगे तीसरा से होगा। हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ वह धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना नहीं होगा, वहीं से हम हिंदी साहित्य का आरंभ मानेंगे। संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकला के बारे में भी यह बात सच होगी। और ऐसा सिर्फ साहित्य के लिए नहीं है, ऐसा संगीत के लिए भी है, चित्रकला के लिए भी है, नाट्य के लिए भी है, नृत्य के लिए भी है। इस दृष्टि से हिंदी में सिद्धोनाथों यानी कि 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं ईस्वी तक, सती के ईस्वी तक, ये देखिएगा सिद्ध कब से कब तक रहे हैं, 9वीं से 12वीं तक से लेकर कबीर दास तक यह प्रक्रिया देखी जा सकती है। और यह ऐसा प्रक्रिया कब तक देखा जा सकता है? जहाँ कर्मकांड नहीं था और रहस्य भावना नहीं थी, तो साहित्य का आरंभ हुआ सिद्धों में से लेकर के कबीर दास तक। वैदिक संहिताओं से आरंभ करके प्राकृत साहित्य तक लगता है एक चक्र पूरा हो चुका था। वहाँ धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना पहले मुखर आस्तिकता में संक्रमित होती है, जो फिर आगे चलकर वैसे ही मुखर श्रृंगार में बदल जाती है। यो संस्कृत साहित्य की निष्पत्ति प्राकृतों में होती है। देखिए, संस्कृत साहित्य की निष्पत्ति, उत्पत्ति नहीं, निष्पत्ति। संस्कृत साहित्य की निष्पत्ति प्राकृतों में होती है। दूसरा चक्र, जैसा कहा गया, सिद्धोनाथों की गुह्य वाणियों में से आरंभ होता है। ठीक है, भाषा और साहित्य का आरंभिक रूप कैसे एक साथ प्रवर्तित होता है, यह देखना अपने में बड़ा रोचक है। शायद भाषा का ऐसा नया उभरता रूप जिसे संध्या भाषा उचित कहा गया है। देखिए, ये संध्या भाषा को ये उचित मानते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है, शायद भाषा का ऐसा नया उभरता रूप जिसे संध्या भाषा उचित कहा गया है, रहस्य भावना और कर्मकांड को ही ठीक ठीक आत्मसात करता है। यानी संध्या भाषा में कर्मकांड और रहस्य भावना आत्मसात होती है। यही कारण है कि वैदिक साहित्य में एक और नाथ सिद्धों की वाणियों में दूसरी ओर धर्म और साहित्य एक दूसरे से घुले मिले दिखाई देते हैं। दोनों युगों की भाषा भी मंत्र, कर्मकांड और वागम्य की अविभक्त रूप प्रस्तुत करती है। सिद्धोनाथों के युग से निकलकर हिंदी संतों में साहित्य का प्रथम उन्मिलन उत्तर में दिखाई देता है। यहाँ देखिए, सिद्धोनाथों से निकलकर, सिद्धोनाथ के युग से हिंदी निकला और संतों में साहित्य का प्रथम उन्मिलन कहाँ दिखाई देता है? उत्तर की ओर दिखाई देता है, जिसका प्रतिरूप दक्कनी में पुरानी खड़ी बोली का सूफी साहित्य है। और उसका प्रतिरूप कौन सा है? सूफी साहित्य, दक्कनी की पुरानी खड़ी बोली जिसको कहते हैं, वो जो सूफी साहित्य दक्कनी की पुरानी खड़ी बोली का है। संतों के यहाँ या तो रहस्यानुभूति के गूढ़ स्वर है या फिर नए व्यवहारिक जगत में प्रवेश करने पर हिंदू, मुस्लिम और ऊंच नीच के विद्वेष को मिटाने का यत्न है। देखिए, संतों के यहाँ क्या है? या तो रहस्य की अनुभूति का गूढ़ स्वर है, बहुत जोर से स्वर आ रहा है रहस्य अनुभूति का, या फिर नए व्यवहारिक जगत में प्रवेश करने पर, यानी कि जो व्यवहार पहले से आ रहा था उसमें नहीं चलकर, रूढ़ियों में नहीं चलकर, नए व्यवहार के जगत में प्रवेश करके हिंदू, मुस्लिम और ऊंच नीच के विद्वेष को मिटाने का यत्न है, जो विरोधों के समन में बड़ा गहरा रचनाक्रम उपक्रम है। जिसे हिंदी में आदिकाल कहा जाता है, उसे राहुल सांकृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत युग कहा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मिलाने आएगा कि किस आलोचक ने या किस विद्वान ने क्या क्या कहा है आदिकाल को। तो आपको बहुत याद रखना है कि हिंदी में आदिकाल जिसे आदिकाल कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत युग कहा गया है। जिसे नहीं याद है, जिन्हें याद है वो तो बहुत अच्छी बात है। 100 से सांकृत्यायन और 100 से सिद्ध सामंत युग, उसके लिए है ये ट्रिक। इसकी अवधि उन्होंने 760 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक स्थिर किया है।
ये भी आपको याद रखना कि 760 ईस्वी से लेकर के 1300 तक स्थिर किया है। इस काल की प्रतिनिधि रचनाओं का एक संकलन उन्होंने हिंदी काव्यधारा शीर्षक से किया है। देखिए, इस काल की यानी आदि काल की प्रतिनिधि रचनाओं का संकलन उन्होंने कहा किस शीर्षक से किया है? हिंदी काव्यधारा। इसके अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और प्रवृत्तियों के कवि एकत्र हुए हैं। सिद्ध, नाथ, रासो, जैन परंपरा के कवि बगल बगल मिलते हैं और आदिकाल का पूरा वैविध्य उभर कर सामने आता है। भाषा की दृष्टि से यह समझना कठिन हो जाता है कि किन कवियों में अपभ्रंश का रूप चल रहा है और कहाँ से हिंदी का उदय होता है। चतुर्वेदी जी कर रहे हैं कि इतना वैविध्य आ गया है आदिकाल में। कौन कौन से थे? सिद्धनाथ, रासो, जैन परंपरा, सारे एक के बाद एक लगातार आते हैं और इस कारण से इस काल में पूरा विविधता भरा हुआ रहा है। भाषा की दृष्टि से मतलब समझ में नहीं आता है कि कौन सा कवि अपभ्रंश में है और कहाँ हिंदी का उदय हो रहा है। इस संबंध में एक कसौटी यह हो सकती है कि जहाँ भाषा में परसर्ग रूप उभर आए हैं वहाँ से हिंदी का आरंभ माना जाए। ऐसा चतुर्वेदी जी सुझाव दे रहे हैं कि जहाँ से भाषा में परसर्ग रूप उभर कर आए हैं वहाँ से हमें हिंदी का आरंभ माना जाना चाहिए, क्योंकि आधुनिक आर्य भाषाओं के विश्लेषणात्मक रूपों की यह एक सही पहचान होगी। इस दृष्टि से चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो की भाषा हिंदी का आरंभिक रूप मानी जाएगी। देखिए, चतुर्वेदी जी ने किससे हिंदी का आरंभिक रूप माना है? पृथ्वीराज रासो को। गोरखवाणी में भी स्वतंत्र परसर्ग रूप मिलते हैं। अभिअंतर की त्यागे माया, ये देखिए, अभिअंतर की त्यागे माया दुबध्या मेटी सहज में रहे, ये दोनों पंक्ति जो है इसमें स्वतंत्र परसर्ग का स्वतंत्र रूप हम देख सकते हैं। पर राहुल गोरखवाणी की इस भाषा को 15वीं से 16वीं सदी का मानते हैं। पर राहुल सांकृत्यायन क्या करते हैं? ये जो गोरखवाणी की भाषा है, अभिअंतर की त्यागे माया और दुबध्या मेटी सहज में रहे, इसको वो 15वीं शताब्दी से 16वीं सदी तक मानते हैं। जबकि गोरखनाथ का समय उन्होंने 9वीं सदी स्थिर किया है। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो के भाषा रूप की प्रामाणिकता अभी तक विवादास्पद बनी हुई है। इस संदर्भ में आदिकालीन भाषा का व्याकरणिक रूप स्थिर करना कठिन है। काव्य भाषा के व्यापक स्वरूप और संवेदना की अंतर प्रक्रिया में ही उसकी वास्तविक स्थिति समझी जा सकती है। हिंदी के इस आरंभिक साहित्य में यहाँ तीसरा खत्म हो गया, तीसरा में ज़्यादा नहीं था, तीसरा खत्म हो गया, यहीं तक था जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर हम एक बार रिकॉल कर देते हैं तो आप लोगों को तथ्य याद दिला देते हैं कि कौन कौन सा है। इसमें क्या क्या था? संध्या भाषा उन्होंने उचित माना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने संध्या भाषा को उचित माना है, एक। दूसरा, आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा है और इसकी अवधि वो 760 से 1300 ईस्वी तक मानते हैं, 2। और भी होंगे। और उन्होंने हिंदी काव्यधारा शीर्षक से संकलन किया है आदिकाल की रचनाओं का, 3। उसके बाद पृथ्वीराज रामस्वरूप चतुर्वेदी जी पृथ्वीराज रासो का हिंदी भाषा का आरंभिक रूप मानते हैं, 4। लगभग महत्वपूर्ण तथ्य इतने से इतना ही निकलते हैं। अब आते हैं चौथे पे। हिंदी के इस आरंभिक साहित्य में धार्मिक और ऐहिक तत्व एक दूसरे में घुले मिले हैं। सिद्धोनाथों में यह मिलावट अधिक है। देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक साहित्य में धार्मिक और ऐहिक तत्व एक दूसरे में घुले मिले हैं। धर्म और ऐहिक मतलब जो चल रहा है वो दोनों सिद्धों और नाथों में अधिक मिलावट के साथ भरे पड़े हैं। आगे चलकर रासो साहित्य और विद्यापति में ऐहिकता का स्वर्ग प्रबल हो जाता है। फिर मिलावट का एक दूसरा रूप रासो साहित्य में दृष्टव्य है, जहाँ वीर और श्रृंगार एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए, पृथ्वी रासो साहित्य में क्या हो रहा है कि वीर और श्रृंगार जो है एक दूसरे से परस्पर मिल जाते हैं, यानी कि एक ही रचना के अंतर्गत वीर रस भी दिया गया है और श्रृंगार रस भी दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम बहुत समझ बूझ कर दिया है। उनकी दृष्टि में इस काल का केंद्रीय साहित्य रासो काव्य है, न कि सिद्ध नाथों की बानियाँ। देखिए, वीर गाथा काल नाम करने का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने क्यों वीर गाथा काल रखा है, तो ये आपको जवाब देना होगा कि शुक्ल जी की दृष्टि में इस काल का केंद्रीय साहित्य जो है वो रासो है, ना कि सिद्धों और नाथों की बानियाँ हैं।
ये वानियत धर्म और कर्मकांड के प्रभाव में अधिक है। साहित्य का ऐहिक रूप वहाँ कम ही है। फिर भाषा की दृष्टि से हिंदी की वास्तविक शुरुआत जितने स्पष्ट रूप से रासों में दिखाई देती है उतनी इन अपभ्रंश आधारित वानियों में नहीं, जहाँ संस्कृत विभक्ति का अवशिष्ट रूप है ह से बने रूपों में, जैसे कि सरही, भुयनिही दिखाई देता है। यहाँ जैसे कि जो लास्ट में ही लगा है ना, उससे हम लोग जान पाते हैं कि ये अपभ्रंश में लिखी रचना है। और स्वतंत्र परसर्ग अभी विकसित नहीं हुए हैं। फिर आचार्य शुक्ल के नामकरण में वीर शब्द ही नहीं, गाथा का भी विशिष्ट अर्थ है। गाथा के साथ शौर्य और शिवैलरी के तत्व जुड़े हुए हैं। जहाँ वीर का प्रेरक भाव अनिवार्य रूप से श्रृंगार है, यो वीर गाथा में वीर और श्रृंगार एक युग्म के रूप में चित्रित होते हैं। धर्म और ऐहिकता, फिर ऐहिकता में वीर और श्रृंगार का अंतर्भाव लगता है। ईश्वर की परिकल्पना में मनुष्य जो सिरजा जा रहा है, महान और उदात्त, वीर और तेजस्वी, जबकि आगे भक्ति काल में ईश्वर को मनुष्य के रूप में सिरजा गया। माखन चोरी करते, उखल से बांधे जाते और प्रिया के विरह में विलपते। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है, हाँ, हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। देखिए चतुर्वेदी जी क्या मान रहे हैं कि हिंदी के जो व्यापकता था, या तो फिर हम आदिकाल में मान सकते हैं या आधुनिक काल में मान सकते हैं। बीच में जो भक्ति काल और रीति काल है उसमें व्यापकता नहीं दिखती है। भक्ति काल और रीति काल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है। आदिकाल के अंतर्गत रासो और जैन साहित्य पछाह का है। सिद्धों की बानी और फिर विद्यापति पूर्वी क्षेत्र के हैं। देखिए विद्यापति कहाँ के हैं, विद्यापति पूर्वी क्षेत्र के हैं। नाथ और साहित्य तो समूचे उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है, शायद इसलिए कि वे घुमंतु प्रकृति के थे। यहाँ नाथ और साहित्य को देखिए घुमंतु प्रकृति का बताया गया है। यूँ कई अपभ्रंशों और कई जनपदों का संस्कार हिंदी काव्य भाषा में अंतर्भुक्त हुआ है। इस संदर्भ में एक समस्या बराबर विद्वानों का ध्यान खींचती रही है कि आधुनिक काल की बोलियों राजस्थानी और बिहारी के क्षेत्र में आदिकाल के कवियों की सक्रियता तो दिखाई देती है, पर पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में इस अवधि में क्या साहित्य लिखा गया इसका कुछ पता नहीं चलता है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, देखिए ग्रंथ किसका है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ने इस समस्या में बार बार जूझने का उपक्रम किया है। द्वितीय आख्यान के आरंभ में वे कहते हैं, देखिए कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हमने बताया है कि इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधि और ब्रज भाषा क्षेत्र में उत्पन्न और वहीं की भाषा बोलने वाले लोगों ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की थी, जिसका परवर्ती विकास अवधि और ब्रज भाषा के साहित्यिक ग्रंथ हैं, क्योंकि 10वीं से 14वीं शताब्दी के भीतर इन क्षेत्रों में कोई रचना हुई भी हो तो उसका प्रामाणिक रूप हमें प्राप्त नहीं होता है। ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे है, यह एक रोचक तथ्य है कि बहुत कुछ इसकी समानांतर स्थिति आधुनिक काल के आरंभिक चरणों में मिलती है। इस काल में काव्य भाषा एक बार फिर खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुई है, पर इस समय के अधिकांश लेखक गैर खड़ी बोली क्षेत्रों के हैं। संख्या में सबसे अधिक बड़े लेखक भोजपुरी क्षेत्र से मिलेंगे। देख लीजिए, संख्या में सबसे अधिक बड़े लेखक भोजपुरी क्षेत्र से मिलेंगे। भारतेंदु, हरिऔध, प्रसाद, कल भी मैट्रिक बताई थी कि प्रसाद भोजपुर में जाके प्रसाद खा रहे हैं, उसमें और लोगों को जोड़ लीजिए। भारतेंदु, हरिऔध, प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, रेणु, ये सब पूरब के शौकीन हैं। ठीक है, ये सब पूरब के शौकीन हैं, यानी कि भोजपुर क्षेत्र के हैं, भोजपुरी क्षेत्र के हैं। कौन कौन, भारतेंदु, हरिऔध, प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, रेणु, टोटल 8 लोगों का जिक्र इन्होंने किया है। इन्हें पूरब की शौकीन बताया है, जिनकी ओर मीर साहब तो पीठ करके बैठ जाते हैं, यानी कि मीर साहब पीठ करके बैठ जाते हैं, यानी कि उनके उल्टे दिशा में हैं। मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा बुंदेली क्षेत्र के हैं। याद रखिएगा, मैथिली और वृंदा।
मिथिला और वृंदा कौन से क्षेत्र के हैं? बुंदेली क्षेत्र के हैं। सुमित्रा नंदन पंत कुमायूनी के हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, भगवती चरण वर्मा तथा बच्चन अवध के क्षेत्र के हैं, जिसमें निराला को पीछे बैसवाड़ा का बताया गया, यानी कि निराला बस में बैठे थे, ऐसा मैंने बताया था आपको। तो फिर से एक बार देख लीजिए, पंत जो है कुमायूनी के हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, भगवती चरण वर्मा और बच्चन सिंह जो है वो अवधि के क्षेत्र के हैं। ब्रज भाषा क्षेत्र की प्रतिनिधि महादेवी वर्मा है। ये हम बताए थे कि महादेवी ब से ब्रज, ब से बनारस, और बनारस में महादेव जी रहते हैं, तो आपको याद रखना है वो महादेवी हैं। और ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र से सिर्फ जैनेन्द्र कुमार आते हैं। देखिए, ठेठ खड़ी बोली के क्षेत्र से कौन आते हैं? जैनेन्द्र कुमार। अज्ञेय का जन्म भोजपुरी क्षेत्र में हुआ, यद्यपि उनकी मातृभाषा पंजाबी कही जाएगी। देखिए, अज्ञेय वो लेखक है जिनका क्षेत्र तो भोजपुरी क्षेत्र में हुआ था, लेकिन उनकी मातृभाषा कौन सी हो गई? पंजाबी हो गई। आदिकाल और आधुनिक काल के बीच भाषिक परिस्थितियों का यह साम्य एक विलक्षण संयोग है। यदि कई सौ वर्षों बाद कोई इस काल में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने बैठे तो शायद उसे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह इस समस्या से टकराना होगा कि आखिर खड़ी बोली पर आधारित काव्य भाषा के परिदृश्य में से खड़ी बोली के अपने घर के ही सारे लेखक कहाँ चले गए। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को यह समस्या का सामना करना पड़ा था कि खड़ी बोली पर आधारित काव्य भाषा के परिदृश्य में से खड़ी बोली के अपने ही घर के सारे लेखक कहाँ चले गए, मतलब दूसरी ओर चले गए थे। इस चकराने वाली स्थिति की तब तक चलती व्याख्या यही हो सकती है कि पार्श्ववर्ती क्षेत्र जब केंद्र की ओर उन्मुख रहते हैं तो केंद्र में अपनी सक्रियता कम हो जाती है। भाषिक संदर्भ में इसे यों कहा जा सकता है कि समूचा हिंदी क्षेत्र आधुनिक आर्य भाषा काल के आरंभ से ही शायद बहुत कुछ अपने विस्तार के कारण द्विभाषा भाषी या कि एक बोली तथा एक भाषा भाषी रहा है। अपने पारिवारिक सीमित संदर्भ में वह अपनी क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करता है और पूरे हिंदी क्षेत्र में संप्रेषण के लिए वह उस काल की मध्य देशीय शिष्ट भाषा व्यवहृत करता है। यह मध्य देशीय शिष्ट भाषा आरंभ में खड़ी बोली ब्रज का मिलाजुला रूप था। ये भी देखिए महत्वपूर्ण है कि मध्य देशीय शिष्ट भाषा किसको कहते हैं? वह खड़ी बोली जिसमें ब्रज भाषा का मिलाजुला रूप हो, उसको मध्य देशीय शिष्ट भाषा कहा जाता है। मिलाजुला रूप थी। फिर मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्राधान्य हो गया, साथ में अवधि भी व्यवहृत हुई और आधुनिक काल में यह शिष्ट काव्य भाषा फिर खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुई। इस प्रक्रिया में हिंदी क्षेत्र के रचनाकार जिस परिनिष्ठित भाषा का व्यवहार करता है वह एक और उसकी मातृभाषा सदृश है और दूसरी ओर किसी सीमा तक अर्जित और सीखी हुई भी है। तब एक काल के सक्रिय रचनाकारों में स्वभावतः उस कोटि के लेखक संख्या में अधिक होंगे जो विविध बोली क्षेत्र से संबंधित हैं, पर काव्य भाषा के रूप में एक मानक भाषा में लिखते हैं। इससे एक ओर हिंदी के स्वरूप में वैविध्य की समृद्धि है तो दूसरी ओर व्याकरणिक अस्थिरता की समस्या भी वहाँ सबसे अधिक है। हिंदी का यह बहुरूपी स्वरूप आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में अतुलनीय है। बंगला की बोली और बंगला भाषा अथवा मराठी की बोली और मराठी भाषा के बीच उस कोटि का अंतर नहीं है। ये बता रहे जितना हिंदी और खड़ी बोली में जो अंतर है उतना बंगला की बोली और बंगला भाषा में अंतर नहीं है। मराठी की बोली और मराठी की भाषा में अंतर नहीं है, सिर्फ हिंदी की बोली और हिंदी की भाषा में ये अंतर देखा गया है। जैसा ब्रज भाषा और मानक खड़ी बोली हिंदी या कि भोजपुरी और मानक खड़ी बोली हिंदी के बीच है। देखिए, हिंदी में जो अंतर दिखाई देता है वो बांग्ला की बोली और बांग्ला भाषा में नहीं और मराठी की बोली और मराठी भाषा में नहीं दिखाई देता है। इस भले हल्के से भाषिक द्वैत का शमन करने में हिंदी रचनाकार अपनी काव्य भाषा के साथ कई प्रकार के प्रयोग करता है और शायद यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी कभी देखा जा सकता है कि उसके केंद्र से उठकर आने वाले रचनाकार अपेक्षाकृत कम हैं बजाय पार्श्वता क्षेत्र के रचनाकारों के। छायावादी काव्य आंदोलन में जैसा संकेत किया गया, हिंदी क्षेत्र की 4 बोलियां, देखिए हिंदी क्षेत्र की 4 बोलियां कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, अवधी, कुमायूनी और ब्रज का संस्कार सक्रिय रहा है, जबकि ठेठ खड़ी बोली
क्षेत्र का कोई कवि इसमें प्रमुखता नहीं पा सका। वैसे ही हिंदी के आरंभिक काल में पश्चिम से जैन और रासो काव्यों का रूप उभरा है और पूर्व से सिद्धों के गीतों और बाद में विद्यापति के पदों का। नाथ कवि अलबत्ता पूरे हिंदी क्षेत्र में और उसके बाहर भी बहते पानी की तरह रमते रहे हैं। हिंदी संवेदना के विकास का इस भाषिक और जनपदीय विस्तार तथा वैविध्य से घनिष्ठ संबंध है। यह वैविध्य एक कारण है जिससे हम पाते हैं कि हिंदी संवेदना सीधे सरल रूप में बहुत कम विकसित हुई है। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है और यह समाहार अंतहीन प्रक्रिया है। आधुनिक काल तक आते आते कवि इसे बखूबी समझता है। द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता, वह एक मंत्र। अंतर्द्वंद्वों से जूझते जिस भारतीय मानस की बात आरंभ में कही गई थी, हिंदी का कवि उसका बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता दिखता है। भारतीय संस्कृति सामसिक है क्योंकि उसके विकास में अनेक जातीय तत्व घुल मिल जाते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति क्या है? एक सामसिक है क्योंकि उसके विकास में अनेक जातीय के तत्व आते हैं और उसमें घुल मिल जाते हैं, और यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता भी है। हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति की प्रकृति सामसिक है क्योंकि वहाँ कई जनपदों की बोलियां और क्षेत्रीय विशेषताएं समरस हुई हैं। वैविध्य और समरसता जैसे यही इसी पूरी सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया का मूल सूत्र हो। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का, ये विविधता है आदिकालीन साहित्य की। पर समरसता की प्रक्रिया उत्तरोत्तर सूक्ष्म स्तरों में बैठती गई है। विचारों, बोलियों और बानियों से आरंभ होकर वह रचनात्मक परिकल्पना तक उतरी है। आधुनिक काल में प्रसाद की कामायनी और निराला के तुलसीदास में, देखिए, प्रसाद की कामायनी में और निराला की तुलसीदास में वो ये है, अंतर है। एक जगह समरसता श्रद्धा और ईड़ा की टकराहट से उपजती है तो दूसरी जगह कवि की प्रिया रत्नावली ही सहसा तुलसी की दृष्टि में माता भारती का रूप ग्रहण कर लेती है। श्रद्धा और ईड़ा, रत्नावली और भारती एक दूसरे से टकराती हुई क्रमशः कवि दृष्टि को सूक्ष्म और समरस बनाती है। सिद्ध कवि सरहप्पा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि आगे मैं पढ़ लेती हूँ तो मैं बताती हूँ। सिद्ध कवि सरहप्पा राहुल के अनुसार हिंदी परंपरा के पहले कवि भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते हैं। यहाँ देखिए कि तथ्य क्या निकला कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी परंपरा का पहला कवि किसे माना है? तो सरहप्पा को माना है। भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते हैं। चंद बरदाई और विद्यापति क्रमशः वीर और श्रृंगार तथा भक्ति और श्रृंगार को समरस करते हैं। नाथ परंपरा राजाओं को योगी बनाती चलती है क्योंकि तांबा तुम्बा ये दोई सूचा राजा ही तय जोगी ऊंचा। तांबा डूबे तुम्बा गिरे जीवे जोगी राजा मरे, ये चरपट नाथ जी की शब्दी है। यहाँ देखिए, ये भी आपको याद रखना होगा। तांबा तुम्बा ये किसकी पंक्ति है? तांबा तुम्बा करके तो चरपट नाथ जी की। ऐसे में अपेक्षाकृत सीधा सरल दृष्टिकोण जैन कवियों का है, जो अपनी धर्म साधना में किसी अन्य तत्वों को नहीं मिलाते। शायद यही कारण है जिससे आचार्य चंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में इस लेखन को विवेचन की सीमा से बाहर रखा था, क्योंकि उसकी दृष्टि मूलतः उपदेश परक है, इसलिए नहीं कि वह धर्म प्रधान है, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने आदिकाल के पहले व्याख्यान में देते जान पड़ते हैं। आज तक की कक्षा यहीं रहने देते हैं, इसके आगे से कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका वाचन हो चुका है। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।